आपकी दो अलग अलग बातें समझ में आई कि अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु है और वो नाराज है तो उसकी नाराजगी के पीछे मोहब्बत है, और अगर आप लोग मोदी से नाराज हैं तो कोई मोहब्बत नहीं है, ये मतलब ना? भाई मोदी ने काम ऐसा किया है। अच्छा, मोदी तो अमीर हैदर साहब भी नाराज हैं। अच्छा, और मुलायम सिंह जी की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उससे जो काजमी साहब नाराज हैं और बाकी लोग नाराज हैं, इनकी नाराजगी मोहब्बत की वजह से, ये कह रहे हैं ना आप? देखिए, अपनों से तो आदमी अपनों से प्यार करता है, नाराज भी अपनों ही से तो हुआ जाता है। भाई साहब, कोई तर्क नहीं है आपके पास, आप कुतर्क कर रहे हैं और हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अगर हुई साहब जी थोड़ा सा जो मैं पूछ रहा हूं उसकी चौहिद्दी पर ध्यान देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए ये समझाने की कोशिश करिए कि वजहें क्या है। दो बातें तय हैं, मुलायम सिंह बहुत बड़े नेता हैं, मुलायम सिंह पर इस देश के अल्पसंख्यकों का बहुत बड़ा भरोसा रहा है। दो बातें तय हैं, इन पर डिस्प्यूट मैं कभी करता ही नहीं। आज क्या हुआ एक महीने में कि तमाम छोटी छोटी तंजीमें, तमाम उलेमा, तमाम धर्मगुरु, देवबंद के वो लोग जो फतवा जारी करते हैं और जिनके फतवे को दुनिया भर में सम्मान से देखा जाता है, वो तमाम लोग क्यों नाराज हुए एक साथ? मैं एक आदमी नाराज होता तो मैं असीम बकार की बात, जो इशारा वो करना चाहते हैं, मैं उसको मान लेता कि किसी ने कोई चिट्ठी दी होगी, सिफारिश की, नहीं मानी होगी नेताजी ने। लेकिन अगर अलग अलग हिस्सों के लोग नाराज हो, बरेली में बैठा आदमी भी नाराज हो, देवबंद में बैठा भी आदमी नाराज हो, अरशद मदनी भी नाराज हो, महमूद मदनी भी नाराज हो, कासिम रिजवी भी नाराज हो, तो सब तो सिफारिशी काम न होने के कारण नाराज नहीं होंगे? ये मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। और ये सब बड़ी बड़ी तंजीमों को रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, मैं सबको जानता हूं, सबका आदर भी करता हूं। अतुल जी, ऐसा है कि आप अमीर हैदर साहब से भी बात कर लीजिए, पहले इन राजनेताओं के पॉलिटिकल व्यूज समझ लीजिए, फिर मैं एक सच्चे सीधे मुसलमान की हैसियत से, जबकि मैं कुछ सच्चा सीधा मुसलमान लीजिए, आपने ऐसा बोल दिया आपत्ति होगी। नहीं, मतलब ये कि मैं सीधा साधा तो मैं मुसलमान हूँ। मुझे न तिरंगे में लिपट के पैदा हुआ हूँ, न तिरंगे में लिपट के जाना है। मैं तो देखिए पैदा होने के बाद किसी कपड़े में लपेटा के आऊंगा और कफन खरीद चुका हूं अपना, तो मैं बात कह लूंगा बाहर निकल के, चाहे लोग मुझे मारें, चाहे मुझसे खफा हो जाए, लेकिन अगर मीडिया का पावर मेरे साथ रहेगा तो मैं बोल दूंगा। पहले आप इन लोगों से बात कर लीजिए, फिर मैं अभी बता दूंगा। आगा साहब, बीमारी की जड़ तक मैं आगा साहब, चर्चा के हम आखिरी वक्त में आ चुके हैं, अब कुछ ही चंद मिनट रह गए हैं। मैं चाहता हूं आप अपना तर्जुमा पेश करें प्लीज। सुन लीजिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, हैदर भाई एक मिनट। आगा साहब जी, अपना तर्जुमा पेश करें। सीधी बात यह है कि डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में बीमार हो चुकी है और इसको बीमारी में धर्म की और जात पात की डाल दिया गया है। और अब इसी तरीके से वोट लेने को फैशन बना लिया गया है। हम मौलानाओं का और धर्म गुरुओं का दुरुपयोग और हर इलेक्शन से पहले किया जाता है। कौन करता है? सरकारें बनती हैं। यूपी में कौन करता है? हमको हमारे निजी लाभ के लिए, हमारे यूपी में कौन करता है? आगा साहब, सब करते हैं, कौन नहीं करता है? सबसे ज्यादा कौन करता है? माफ कीजिएगा, सबसे ज्यादा कौन करता है? आगा साहब, आज हर दुकान खुली हुई है। आगा साहब, किसकी दुकान कितनी बड़ी है? नहीं, दुकानें खुली है पॉलिटिकल लोगों की। किसकी दुकान कितनी बड़ी है? और सबसे ज्यादा आप लोगों का, मुल्ला और मौलानाओं का दुरुपयोग कौन करता है? नाम लीजिए प्लीज। इस समय मेरी बात अगर मैं कह दूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे, मेरी बात बुरा मान जाएंगे, बुरा मान जाएंगे। इस समय तो मुख्तार अब्बास नकवी और ये बिहार वाले अपने जो हैं शाहनवाज हुसैन, हाँ शाहनवाज हुसैन, ये दोनों ढूंढ रहे हैं शिया सुन्नी मौलानाओं को। साफ साफ सुनिए मुझसे। अच्छा। और हाँ, और राहुल जी युवराज से महाराज बनने के लिए भी ढूंढवा रहे हैं मौलानाओं को और धर्मगुरुओं को। किसी ने पा लिया है, कोई पा नहीं सका है अभी तक। अच्छा, और कौन कौन लोग मार्केट से? आगा साहब, और कौन कौन लोग खोज में निकले हैं चश्मा लगा के? चश्मा तो मैं भी लगाया हूँ, लेकिन आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सियासत वालों की बात कर रहा हूँ हुजूर। और जैसे आपने 2-3 नाम नहीं है, शहनवाज, मुख्तार भाई और राहुल जोश। आज अमीर हैदर भाई मुझसे खबर हो जाए, मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनका सम्मान बहुत करता हूँ, मगर आप ये बताइए, जबरी नसबंदी के बाद मुसलमान ने तो इंदिरा गांधी को भी माफ कर दिया था, और 1989 में पावर में कैसे आती है मिसेस गांधी? आगा साहब एक बात कहूं, मेरे पास जो खुफिया जानकारी है
जो मेरे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि अगले 1 महीने के भीतर आप उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं और आपको किसी मुकद्दस जगह से लोकसभा का टिकट मिलने वाला है। ये खबर सही है गलत? मुझे देखिए ऐसा है कि ये बात आपकी जबान से मैंने सुनी है और मैं ये कहूंगा, लोग कहते हैं कि शुभ शुभ बोलिए, मैं भी आपसे ये कहूंगा कि अशुभ न बोलिए, शुभ शुभ बोलिए। आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं 1 महीने के भीतर, हाँ या ना? मुलायम सिंह को मौलाना ठीक से कह नहीं रहे। सुनिए तो मेरे दोस्त फैमिली ट्रस्ट कानून के खिलाफ छीन लिए मुलायम सिंह सरकार में। मायावती के जमाने में नसीमुद्दीन चाह रहे थे कि मैं उनके दरवाजे पर नाग रखूं, मगर मैं नहीं लगा पाया। वापस अरे आपने मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, राहुल गांधी, मायावती, नसीमुद्दीन, हर किसी को पानी पी पी के कोस दिया। और आज की चर्चा का मेन मुद्दा कि मौलाना मुलायम सिंह से मौलाना ही नाराज क्यों हैं, इस मुद्दे पर आप मौलाना जी को क्लीन चिट दे रहे हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बीजेपी और कांग्रेस को कहा को छोड़ गए कि आप यकीन कीजिए कि आज समय मैं आपको बताऊं, माहौल ये हो गया है कि अपने नाराज होना जता के फिर अपने काम निकलवा लेते हैं लोग। नहीं तो क्या काजमी साहब काम निकालना चाहते हैं? आप फतवे की बात करें, एजाज काजमी, आगा साहब एजाज काजमी ने मुलायम सिंह जी के बारे में जितनी बातें विपरीत कहीं, उलटवासी कहीं, क्या वो नाराजगी दिखाकर अपना काम कराना चाहते हैं? अब ये तो वो जाने, मुलायम सिंह जाने, मैं एजाज साहब को जाती तौर पर नहीं जानता हूँ। मैंने इनको अखबारों में देखा है, न्यूज़पेपर्स पर देखा है। इन्होंने मुलायम सिंह जी को सम्मान दिया था, अब वापस करने की बात कर रहे हैं। ये जाने, मुलायम सिंह जाने, इस मार्केट का मैं तमाशाई हूँ। तो आप आप ये कह रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने नहीं जा रहे ना? कंफर्म कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी नहीं ज्वाइन करूंगा, ये तो मैं तय कर चुका। चलिए हैदर साहब फाइनल कमेंट। क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी बीमार हो गई है। जी आप तो सत्यनारायण भगवान की कथा टाइप से कह रहे हैं कि धर्म नहीं, मैं जो बात कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, समाज में शांति हो। अतुल भाई कह देना, अतुल भाई हमको इजाजत है। हैदर भाई कहिए प्लीज। अतुल भाई जी सुनिए, ऐसा है कि मुसलमानों ने अबुल कलाम आजाद को तो लीडर माना है और तब उनके खिलाफ भी कुछ फतवा है, लेकिन वो नीतर थे, मुसलमानों ने मान लिया। उसके बाद मुसलमानों ने हमेशा सेकुलर हिंदू को लीडर माना, अर्जुन सिंह को माना, बहुगुणा को माना और सबसे ज्यादा मुलायम सिंह को मान लिया। मुल्ला मुलायम सिंह कहने लगे थे, मुल्लाओं की बात, मौलवियों की बात नहीं समझी जाती थी, इनके मुंह से निकला आयत समझने लगे थे मुसलमान। और उसके बाद मुसलमान जितना किसी से कोई उम्मीद करता है उसी से उसको सेटबैक भी होता है, उसी से वो भी शिकायत भी होती है। अभी जो इतने दिन के बाद मुजफ्फरनगर का फसाद इतना बड़ा हो गया, उसका रिएक्शन मुसलमानों में है। अभी दुर्गा नागपाल को आपने इसलिए हटा दिया कि फसाद को आपको अंदेशा लग रहा था। लखनऊ में खोपड़ी के ऊपर राजधानी में शिया सुन्नी फसाद 1 हफ्ते तक चलता रहा, आप रोक नहीं पाए। तो मैं समझता हूं मुलायम सिंह की सरकार में अखिलेश नौजवान लड़का है, इनके ही लोग उनको फेल करना चाहते हैं। और ये तो कहने की बात है, लोग कह रहे मुसलमान किधर है, हिंदू किधर है। हिंदुस्तान सेकुलर देश है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये सीरिया नहीं है, हैदर साहब, इराक नहीं है। हैदर साहब टाइम अप प्लीज, टाइम अप प्लीज। हैदर साहब टाइम खत्म हो गया। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ हैदर साहब, तो इलेक्शन बता देगा हैदर साहब, होने वाला है। हैदर साहब इस देश में सेकुलरिज्म की परिभाषा को रीडिफाइन करने की जरूरत आन पड़ी है। अब जो भी नेता इस देश में बहुसंख्यकों के हित की बात करे वो सांप्रदायिक, जो हिंदू हित की बात करे वो सांप्रदायिक, वो घोर सांप्रदायिक, और जो इस देश में अल्पसंख्यकों के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को खड़ा हो जाए वो धर्मनिरपेक्ष। समझ रहे हैं आप? इसीलिए धर्मनिरपेक्षता शब्द को डिक्शनरी से हटा देना चाहिए, या तो उस पर ईमानदारी से अमल करना चाहिए। असीम बकार 30 सेकंड आपके पास है, फाइनल कमेंट दीजिए। फोन कट गया। अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी करिए प्लीज। देखिए, इन सब लगातार दोहराए जाने वाले मंत्रों को मैं एक बार फिर दोहरा दूं, नहीं तो ये पूजा अधूरी रह जाएगी। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है,
सब लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। सारे मजहब शांति का पाठ पढ़ाते हैं। धर्म गुरुओं को मजहब की एकता के लिए काम करना, समाज में एकता के लिए काम करना चाहिए। इन 3 महामंत्रों का जाप करने के बाद अब मैं कुछ हकीकत की बात करूंगा। पहले इनका जाप कर लिया है ना। काशी में प्रवेश करो तो पहले भैरव बाबा को प्रणाम करना पड़ता है। वैसे ही नहीं तो मुझे लोग कम्युनल कहने लगते। हम बहस क्यों लाए? ये बहस इसीलिए लाए, और मुझे अफसोस है, असीम बकार तो स्वाभाविक है, वो बंधन में है, वो उस पार्टी के साथ है कि वो माननीय नेताजी के अलावा और क्या बोले, क्या आप कहें। वो उस पार्टी के कार्यकर्ता है, सिपाही है। अगर वो साहब अमीर हैदर साहब, पूरी चर्चा में मुझे जिस साफ गोई की उम्मीद थी वो नहीं आई। मैं ये भी नहीं मान सकता अगर कोई मुझे समझाने की कोशिश करे। हां, मैं इसके प्रमाण जानता हूं, मेरे पास तो लिखत पढ़त में प्रमाण है, लिस्ट है, कभी बताऊंगा कि इन 19 महीनों में कितने कितने उलेमा, इमाम और इस्लामिक धर्म गुरुओं को सरकारी लाभ मिला है। मैं लिस्ट है मेरे पास, मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन जब मैंने कहा कि बरेली से लेकर देवबंद और जमायते उलेमाए हिंद से लेके दूसरी तंजीमें, अगर सब जगह से असंतोष का स्वर उठे, सब जगह से आलोचना का स्वर उठे, तो उस पर गौर करना होगा। मुलायम सिंह जी, जितना मैं जानता हूं, अपने जीवन की सबसे कठिन राजनीतिक दौर में है। जिस भरोसे को बनाए रखने के लिए उन्होंने इस देश के बहुसंख्यक समाज से आक्षेप भी स्वीकार कर लिया, उस भरोसे की बुनियाद हिल रही है, बुनियाद। इसलिए यह मसला बड़ा है। लेकिन हमारे पैनलिस्ट ने इस मसले को बहुत छोटे छोटे चश्मों से देखा। कोई मुजफ्फरनगर के कवाल में ले जाके इसको कन्फाइंड कर दिया। बकार साहब तो घर माननीय नेताजी से आगे बढ़े नहीं, उन्होंने तो एक ही मंत्र जपा, माननीय नेताजी, माननीय नेताजी। अगर उस साहब ने उसको आध्यात्मिक रूप दे दिया, बोले जी सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो, सब निरोग हो, भगवान की जय हो, अल्लाह की जय हो, बात खत्म हो गई। ये प्रश्न नहीं, ये हिंदुस्तान की राजनीति को प्रभावित करने वाला प्रश्न है। ये केवल गाजीपुर से गाजियाबाद तक का भी मसाइल नहीं है। आखिर वो कौन से कारण हैं? क्या आपने ऐसा कौन सा कमिटमेंट किया जो पूरा नहीं हुआ? और जितने कमिटमेंट मुलायम सिंह जी की सरकार ने किए थे मुसलमानों के लिए, वो उन कमिटमेंट पर सरकार काम कर रही है। अल्पसंख्यकों की बेटियों के लिए पैसा दिया जा रहा है, मदरसों को पैसा बढ़ाया गया है, कब्रिस्तान के लिए पैसा सैंक्शन हुआ है, कहां नहीं हुआ? फिर ये नाराजगी क्यों? इसलिए सवाल था, उस बहस पर कोई गया नहीं। मैं मानता हूं मुलायम सिंह यादव कल्याण सिंह के साथ जब गए थे, तब कब कठिन परिस्थिति में जूझे थे, आज बड़ी कठिन परिस्थिति में, क्योंकि तब उनको बीमारी पता थी कि कल्याण सिंह मेरे साथ है, इसलिए इन्फेक्शन हुआ। कल्याण सिंह को हटा दिया उन्होंने, इन्फेक्शन दूर हो गया, वो फिर स्वस्थ हो गए राजनीतिक तौर पर। आज क्यों अस्वस्थ है? आज तो कल्याण सिंह नहीं है, आज तो साक्षी नहीं है उनके साथ, आज तो आजम भाई है उनके साथ, आज तो अहमद हसन भी है। आज क्यों अस्वस्थ है राजनीतिक तौर पर? ये बुनियाद क्यों हिलती है? ये बुनियाद क्यों हिलती है? ये बुनियाद इसलिए हिलती है, आपने उन उम्मीदों के पहाड़ पैदा कर दिए जो पूरे नहीं हो सकते थे, जो हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक हो नहीं सकते थे, हिंदुस्तान का आईन जिनकी इजाजत नहीं देता था। आप अब जब आप उम्मीदों के पहाड़ पर चढ़कर झंडा फहराते हैं, तो मेरे दोस्त याद रखना, वो उम्मीदों के पहाड़ जब नीचे गिराते हैं ना, तो बहुत बड़ी दुर्घटना होती है, बहुत बड़ी दुर्घटना। ये वही मोहभंग है जो मुझे दिख रहा है मौलानाओं की आंखों में। आप क्यों जाते हैं मस्जिद की सीढ़ियां चढ़कर? मुझे अच्छा लगा था, व्यक्तिगत तौर पर बताता हूं, अगर वही साहब वसीम बकार को पता नहीं, या पता होगा नहीं पता होगा, मुलायम सिंह जी ने एक चिट्ठी लिखी थी, आज के जो इमाम बुखारी साहब हैं, इनके वालिद थे तब, उनको उन्होंने कहा था कि मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन आप इमामियत करो और राजनीति मुझे करने दो। मैंने व्यक्तिगत तौर पर मुलायम सिंह जी से कहा था, आपने अच्छा किया, राजनीति और मजहब को थोड़ा अलग रखिए।
लेकिन जब आप आज के इमाम के परिवार को टिकट देने लगेंगे और पर्यावरण कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन बनाने लगेंगे वसीम बकार की पार्टी, तो समस्या पैदा होती है। एक इमाम के रिश्तेदार को चेयरमैन बनाओगे तो दूसरा इमाम सवाल उठाएगा, वो काजमी बन जाएगा, वो काजमी हो जाएगा, और काजमी के दामाद को बनाओगे तो दूसरा नजमी आ जाएगा।